नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। काशीपुर में फिलहाल मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। 40 डिग्री की तपिश से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है और जो पारा है वो गिरकर फिलहाल 30 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। तो गर्मी से निजात मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है और अगले कुछ घंटों तक बादल छाए रहेंगे और इसके अलावा हल्की बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर मौसम परिवर्तित हो रहा है और किस तरीके से 40 डिग्री का जो तापमान था उसमें गिरावट आई है। 30 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो दर्ज किया गया है और कई दिनों से जो लगातार भीषण गर्मी चल रही थी उससे आखिरकार लोगों को फिलहाल निजात मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग जो हैं बेहाल थे। गर्मी से लू चल रही थी और उसके कारण बीमारी भी जो है लगातार अपने पैर पसार रही थी। जो गर्मी तपिश लगातार बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं लोग परेशान थे। आम जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा था। बाहर निकलने में लोगों को समस्याएं हो रही थी और सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब मौसम का मिजाज बदलेगा। देहरादून में उत्तराखंड वन विकास निगम का रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना साल 2001 में हुई थी। ये निगम राज्य की इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए अहम है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक विरासत की धरोहर सौंपें। की सुरभित स्मृतियों को संजोए काष्ठ शिल्प से किसी भी बड़े कार्यक्रम में देश दुनिया में जाने का जब भी मौका मिलता है, मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं तो मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने राज्य के डेस्टिनेशन बताइए कि कितने डेस्टिनेशन हैं। तब मैं कहता हूं कि हमारे राज्य के जो प्रमुख डेस्टिनेशन हैं, जो प्रचलित हैं, उनको तो आप सब जानते ही होंगे। देहरादून हर कोई जानता है, मसूरी जानता है, हरिद्वार जानता है, ऋषिकेश जानता है, उधर चले जाएंगे तो नैनीताल जानता है, कौसानी जानता है, रानीखेत है या मुनस्यारी है, इधर चले जाएंगे चक्राता है, औली है, लैंसडाउन है। ये कुछ डेस्टिनेशन है। हमारे चारों धाम है, पवित्र हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, अनेक धार्मिक स्थल, मां पूर्णागिरी मैया से लेकर अनेक स्थान है। मैंने कहा आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा याद आ जाएंगे, तो 50 आ जाएंगे, किसी को उससे ज्यादा आ जाएंगे तो 100 आ जाएंगे। लेकिन आप उत्तराखंड की जब यात्रा करेंगे, जब उत्तराखंड में आप बढ़ते जाएंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो सच में ये डेस्टिनेशन 50 नहीं, 100 नहीं, इनकी संख्या हजारों से भी अधिक होगी, हजारों से अधिक। और जिधर जाएंगे वहीं आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। और ये हमारी बहुत बड़ी संपदा है। हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है, इसकी रक्षा करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनको ये वन संपदा, प्राकृतिक संपदा, जैव विविधता, ये हिम ग्लेशियर, ये वन क्षेत्र पूरी तरह से उनको सुरक्षित करके दें, उनको एक धरोहर के रूप में सौंपें। क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक धरोहरें केवल राज्य के आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि हमारी लोक संस्कृति के लिए, लोक परंपरा, इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण अंग है। साथियों, उत्तराखंड वन विकास निगम ने इन 25 वर्षों की इस यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि उत्तराखंड वन विकास निगम ने 167 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। और ये उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, तो संसाधनों का सही उपयोग विकास को नई दिशा देता है। और अभी मैं जब आपका ये प्रेजेंटेशन देख रहा था, या हमारे एमडी नीना जी बोल रही थी और उसके बाद सुधांशु जी ने बोला, फिर वन मंत्री जी ने बोला, तो सच में हमारे यहाँ पर देखिए कई सारे जहाँ हम
लकड़ी के उसमें काम करते हैं। वन विकास निगम उसको बेचता भी है, उसका विपणन भी करता है, इसके साथ साथ उप खनिज की निकासी करता है। और दोनों ही काम वन मंत्री जी ने अभी बताया कैसे बड़े उसके टेक्निकल तरीके से, क्या कहा था, लाइन हाजिर हो जाता, क्या कह रहे थे आप उसमें, कुछ कह रहे थे, फिक्सिंग वाले में तो ये जो लकड़ी वाला भी, चूंकि मैं ऐसी जगह पर बड़ा हुआ, पला बड़ा, मैंने अक्सर आपकी बैठकों में कहा है कि जहां चारों तरफ बनी वन है, नदियां हैं, वन है। क्यों फरजाना जी, आप तो वहां रहिए ढकाते, वहां हमारे डीएफओ रहे, और भी जो भी डीएफओ रहे होंगे इसमें से कोई रहा होगा तो सब जानते हैं। 8 किलोमीटर इधर से वन, 2.5 किलोमीटर इधर से वन, इधर सुरई रेंज और इधर किलपुरा रेंज और इधर खटीमा की रेंज, और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो नेपाल का वन भी शुरू हो जाता है। इधर मेन शारदा, उसके पीछे उसकी जो बाईपास शारदा, और बीच में मेरा गांव, मेरा घर। तो मैं उनके बीच में जो है हमेशा पला बड़ा, तो मैं वनों से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं, बहुत भली भांति जानता हूं। इसलिए लकड़ी का काम हो या उप खनिज का काम हो, दोनों ही काम शंका की दृष्टि से भी देखे जाते थे। लेकिन जब सरकार ने पारदर्शिता करी और पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर जब काम आगे बढ़ा, तो 167 करोड़ का आज मुनाफा हो रहा है। वहीं उप खनिज के क्षेत्र में हमारे राज्य में, राज्य बनने के बाद पहली बार राज्य को एक ऐसी उपलब्धि हासिल हुई है कि कोई भी सरकार होती थी तो उसको खनन के उप खनिज के मामले में घेरा जाता था, तमाम आरोप लगते थे। आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पर भी लगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कभी डिगे नहीं, कभी उसमें विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमारी मंशा स्पष्ट थी। और हमने जिस प्रकार से काम किया, आज हमारा उप खनिज के क्षेत्र में जो खनिज विभाग का राजस्व है, वो राजस्व प्राप्ति एक साल में 1200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, जो 200-300 करोड़ होता था। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है, साथ ही मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की, शव बरामद किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही न्यायालय में मजबूत पैरवी की ताकि दोषियों को सजा मिल सके। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक सेकेंड। देखिए, कानून अपना काम करता है। सरकार ने अंकिता जैसी बिटिया की जब हत्या हुई, उसके बाद जैसे संज्ञान में आया, तत्काल बॉडी को रिकवर करने का काम, अपराधियों को पकड़ने का काम, न्यायालय में पूरी अपनी उसकी जो वकालत की जा सकती है और उसके आधार पर उनको सजा दिलाने का काम। एक ऑडियो के माध्यम से एक भ्रम की स्थिति है या क्या स्थिति पैदा करने का प्रयास किया और सीबीआई जांच की मांग की। सरकार ने सीबीआई जांच को स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह से इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये इस तरह की बातों का राजनीतिकरण करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेरा ने चारधाम यात्रा को लेकर नगर पंचायत और पालिकाओं की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बार स्वच्छता और यात्री सुविधा को प्राथमिकता देते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत प्रमुख पड़ावों पर कूड़ा प्रबंधन के लिए जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं और स्थानीय लोगों को भी कचरा निर्धारित स्थान पर डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है। देखिए, इस बार हमने जो वहाँ पर हमारी नगर पंचायतें हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में, वहाँ पर ईओ बैठते हैं, लेकिन नगर चुनाव नहीं होते हैं, चेयरमैन नहीं होते हैं, वहाँ पर ईओ देखते हैं।
उनके माध्यम से भी, जिला पंचायतों के माध्यम से भी जगह जगह पर हमने जो जहाँ पर पॉपुलेशन वाले स्पॉट हैं वहाँ पर कूड़ादान हमने लगाए हैं। दूसरा, हमने जितने भी चारधाम जो मार्ग हैं हमारे, जो भी हमारे दर्शनार्थी जाते हैं वहाँ पर जगह जगह हर स्थान पर हमने पॉकेट पार्किंग की व्यवस्था की है, जिससे कि बाहर के से जितने भी दर्शनार्थी आते हैं पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व से और पूरे प्रदेश से, उन सब के लिए पॉकेट पार्किंग की व्यवस्था हमने करके वहाँ पर तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था की है। और कूड़े के लिए प्रबंधन हमने किया है कि वहाँ पर कूड़ेदान जगह जगह पर हमने लगाए हैं कि आप जो भी स्थानीय लोग वहाँ पर जिनकी अपनी दुकानें हैं और जहाँ पर बाहर के लोग आते हैं वो कूड़े को एक ही जगह एकत्रित करके उस कूड़ेदान में डालें। ये प्रयास भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से चारधाम यात्रा सुगम हो और चारधाम यात्रा एक ऐतिहासिक हो और चारधाम यात्रा में इस बार करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए, जिनके जवाब मुख्यमंत्री धामी ने दिए। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत के दौरान कहा कि सरकार कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही है, जबकि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम कांग्रेस ने किए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कापड़ी जी, जिस तरह से लगातार आप भी देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार सड़कों पर नजर आ रही है, विशेष सत्र भी बुलाया गया था, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस विरोधी है महिला सम्मान के? देखिए, महिला सम्मान की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। जिस संगठन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर खड़ी करी, महिलाओं को वहाँ कभी स्थान नहीं मिला। रही बात, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है कि आप महिला आरक्षण के मुखटे के पीछे देश के डिलिमिटेशन से छेड़छाड़ करना चाहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी और सभी जो इंडिया गठबंधन है वो सरकार को इस बात पर समर्थन करने के लिए तैयार है कि 543 लोकसभाओं में 33% 181 सीटों पर 2029 में महिलाओं को आरक्षित कर लड़ा दिया जाए। उत्तराखंड में 70 सीटों में 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए, तो सरकार क्यों 2023 में जो बिल पास हो गया था 2026 में उसकी याद क्यों आ रही है? ठीक बंगाल चुनाव से पहले उसकी क्यों याद आ रही है? महिला सम्मान की बात करने वाली सरकार जिन महिलाओं को लोन दिला रखा है उन्हें लखपति दीदी कह रहे, क्या उनकी आमदनी प्रति वर्ष 1 लाख है? किस्तों में ब्याज में पैसा दिला दिया, आने वाले समय में वो एक बड़ी समस्या बनेगी। उसके अलावा हमारी आशा, आंगनवाड़ी, भोजन माता, सहायिका सब आंदोलनरत है। 9,200 और 5,700-600 रुपये में एक घर चलाना कितना मुश्किल है। आज वो सारी महिला इतनी गर्मी में अपने घर से चटाई लाकर धरना दे रही है और भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात कर रही है। हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जो कि एसटी समाज से हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, ये संदेश दिया कि जात पात कुछ नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन में आप महामहिम राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित करते हैं। पूरे देश के स्टार जिनका कोई राम मंदिर में योगदान नहीं, उन लोगों को बुलाते हैं। लोक भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जबरन खुद करते हैं, क्यों नहीं राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन कराया? तो ये सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस पार्टी ने 93 में पंचायतों में 33% महिला विधेयक लाकर पास करके लागू कर दिया था। 92 में लाकर 93 में उसको पास कर दिया था। 24 अप्रैल 93 पंचायतों में, चाहे नगरीय क्षेत्र की हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हो। और कांग्रेस पार्टी की समर्थित सरकार ही सबसे पहले 96 में एच डी देवगौड़ा जब मुख्यमंत्री होते थे, कांग्रेस पार्टी बिहार से समर्थन कर रही थी, तो लोकसभा में पहली बार जो है कि विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण का विधेयक लेकर आए थे। उसके बाद 2010 में कांग्रेस लेकर आई थी। भाजपा हमेशा विरोध में खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। महिला विधेयक गिरते ही बाहर तख्तियां आके 5 मिनट के फर्क में बाहर तख्तियां और प्रदर्शन चालू हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। वो हर चीज़ को राजनीति से जोड़ते हैं। उनको देश के विकास से, प्रदेश के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है।
भ्रष्टाचार चरम पर है, सब त्राईमान हो रहा है, लेकिन वो हर जगह वोट की राजनीति करते हैं और महिलाओं को वो कभी नहीं चाहती कि महिला मुख्य भूमिका में कहीं जुड़े। प्रदेश की हमारी बहन अंकिता हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला ने या एक नेता ने कभी कोई बयान दिया? आप बात तो करते हैं नारी बंधन की, 33% आरक्षण की, पीछे वो गट्टू की फोटो लगाते हैं जिस पे पूरा उत्तराखंड कहता है कि जो अंकिता हत्याकांड में शामिल है। तो कैसा ये महिला प्रेम है कि महिला अपराधी लगातार आपकी पार्टियों में बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पे लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। अभी आपने एक उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष का मामला भी सुना होगा। हरिद्वार महिला भाजपा महिला की अध्यक्ष अपनी बेटी को खुद जो है कि जो लोगों के सामने परोसने को तैयार हो रखी। तो आप सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कहती है कि आज करो, अभी करो, 33% महिला आरक्षण करो और जो है कि 33% महिला आरक्षण 70 सीटों पर ही क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? आप महिलाओं को आरक्षण देने के लिए उतनी सीटें बढ़ा देंगे। क्या महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं है? जब डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद सीटें बढ़ेंगी तो उसी एवरेज में सब सीटें बढ़ जाएंगी। तो आप आज करो, आप सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। जब आप पहली बार 2023 में भी बिल लाए तो आपने 26 की जनगणना में लाए तो आपको पता था इतना लंबा समय लगेगा। आज आपकी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है तो आप महिलाओं को भ्रमित करना चाह रहे हैं। तो आप संशोधन लाते कि 11 के डिलिमिटेशन में ही हो, लेकिन 543 सीटों पर हो और उत्तराखंड में 70 सीटों पर हो। और आने वाले समय में जब डिलिमिटेशन का होगा 2026 की जनगणना में, उसके बाद जो है कि जो सीटें बढ़ेंगी तो सबका आरक्षण बढ़ेगा। तो विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया था, इससे कुछ फायदा लगता है आपको? देखिए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना जनता की गाड़ी कमाई का खून करना है। मुख्यमंत्री खुद अपने भाषण में बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली वाले करेंगे। तो हमने पूछा जी आपने विशेष सत्र बुलाया क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा साबित करने के लिए जनता के लाखों रुपये, करोड़ों रुपये का खून किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जी धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। मोहन कापड़ी जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर बता रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि महिला के लिए कांग्रेस ने भी किस तरह से काम किया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन हब बनाने की सरकार की योजना पर सियासत गर्म हो गई है। त्रियुगनी, नारायण और रामनगर की सफलता के बाद सरकार नए पर्यटन स्थलों को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएगी। इस विषय पर क्षेत्रीय दल यूकेडी ने सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने कहा कि बीजेपी की योजनाएं उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं, पूंजीपतियों के लिए है और खुद बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है। डेस्टिनेशन पॉइंट पूंजीपतियों के लिए बन रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड में जो भी योजनाएं की हैं वो उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं की हैं। ये इनके जितने भी ये जो बीजेपी, खासतौर पर जो बीजेपी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है और ये निस्संदेह ये जो डेस्टिनेशन पॉइंट बना रहे हैं किसी न किसी पूंजीपति के लिए बना रहे होंगे। उत्तराखंड वासियों के हित में इन्होंने कभी भी कोई योजना नहीं बनाई है। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले कौड़ी के भाव मसूरी के इलाका बेच दिया गया है। इसी प्रकार डेस्टिनेशन का नाम लेकर के ये जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने साल 2018 में हुई 2000 से ज़्यादा फॉरेस्ट गार्ड भर्तियां प्रक्रिया जो हैं उनसे जुड़े मामले पर अहम सुनवाई की। एकल पीठ की ओर से 9 याचिकाकर्ताओं की परीक्षा फल घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से दायर अपील पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आयोग के सचिव को 6 मई को कोर्ट में तलब किया है। दरअसल इन याचिकाकर्ताओं पर परीक्षा के दौरान नकल करने के आरोप लगे थे, जिसके आधार पर आयोग ने उनका परीक्षा फल रोक दिया था। 2018 में फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था जो 1218 पोस्ट के लिए था। सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका प्रोसेस एग्जामिनेशन शुरू किया था। एग्जामिनेशन में कुछ सेंटर्स में ऐसी रिपोर्ट्स थी कि कुछ मास कॉपिंग हुई है। उन सेंटर्स का एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन कराए गए। सिचुएशन की एडवांटेज लेते हुए एक थर्ड पार्टी ने किसी ने कंप्लेंट फाइल कर दी कि एक और सेंटर जहां पर ये 9 जो हमारे पिटिशनर्स हैं, ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने भी ये भी किसी तरह की कॉपिंग में इन्वॉल्व हैं। इस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पर प्रोसीडिंग शुरू हो गई तो सिलेक्शन प्रोसेस में इनका रिजल्ट रोक दिया गया। हमने पिटिशन फाइल की और पिटिशन में हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि इनको हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और सिलेक्शन प्रोसेस में जो रोका गया था उसको क्लियर किया जाए। इसके खिलाफ अपील फाइल की और अपील फाइल की कमीशन ने और कमीशन की तरफ से अपील फाइल करते हुए उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया जो रिट कोर्ट में हमारे फेवर में हुआ था।
आज इशू ये था कि लगभग 2 साल हो चुके हैं, ये हमेशा टाइम मांगते रहे कि हमें कुछ और डॉक्यूमेंट दाखिल करने, कुछ और डॉक्यूमेंट दाखिल करने हैं, पर 2 साल में रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज़ के बाद भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए हैं। जब आज मैटर कोर्ट में लगा तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो सेक्रेटरी टू कमीशन है वो अपेयर करेंगे इन पर्सन और टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, क्या मटीरियल है, क्या कुछ दाखिल करना चाहते हैं, दाखिल करना चाहते हैं तो अब तक क्यों फाइल नहीं हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापली ने मसूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मसूरी देहरादून मार्ग पर बनने वाले नए वैली ब्रिज की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता की ओर से दिए गए बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वैली ब्रिज पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है और अभी भी पुल पर मरम्मत का काम जारी है। देखिए, मैं कल जो है YouTube में एक वीडियो देख रहा था, अधिशासी अभियंता और एई वगैरह जो PWD के थे, उन्होंने बोला साहब लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं कि पुल में कोई कमी नहीं है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि अगर पुल में कोई कमी नहीं है, पुल बंद क्यों करा? एक बात तो अभी इसमें काम चल रहा है। दूसरी बात, उसमें लोहा उससे उठा के उन्होंने साइड में रख दिया। तीसरी बात जो है उसमें वो सपोर्ट अभी भी क्यों खड़ी है? चौथी बात, उसमें मिट्टी क्यों गिर रही है अभी एक साइड से? तो अधिशासी अभियंता का बयान जो है वो बिल्कुल जो है एक तरह से जो है जैसे भारतीय जनता पार्टी का आदमी बयान देता ना, वो बयान दे रहा है वो। तो उनको इस बयान से बचना चाहिए और जो सच बात है, सही बात, तो जनता के सामने रहनी चाहिए कि वास्तव में पुल में कमी है। इसका उद्घाटन जो है शिलान्यास जल्दीबाजी में किया गया। इसको पूरी तरह से अगर वो करते उस काम को तो जो है लोगों को तकलीफें कम होती। हरिद्वार के बादराबाद क्षेत्र में राजवीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक की शादीशुदा बेटी से प्रेम संबंध रखने वाले आरोपी पंकज ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बेटी का तलाक करवाकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पिता इसका विरोध कर रहा था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा, बाइक, मृतक का मोबाइल, पर्स और अन्य सामान बरामद हुआ है। को ये भादराबाद थाने में एक राजवीर हैं, उनकी हत्या के संबंध में उनके पुत्र ने एक तहरीर दी थी थाने में, और यहाँ पे बोंगला बाईपास के पास में पॉपुलर के खेत में इनकी डेड बॉडी मिली थी और इनके सिर पे चोट का निशान था। तो इसमें फिर एसओजी और थाने इनकी टीमें लगाकर इसमें प्रयास किया गया। तो थोड़ा जो डिजिटल एविडेंस मिले तो उसके आधार पर एक संदिग्ध को पूछताछ में लिया गया। तो लक्की हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसके पास में ये संदिग्ध जब पकड़ा गया तो फिर इसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो पंकज है ये बेसिकली ये मृतक जो है इसकी लड़की से 2024 में कथा के दौरान मिला था और ये उसको ये प्रेम करता था और इसका ये था कि अगर इसके बाप को मैं मार दूंगा तो ये लड़की जो कि पहले से शादीशुदा है 2019 से, वो अपने पति को छोड़ के आ जाएगी और मेरे से शादी कर लेगी। इस मोटिव के लिए इसने अपने एक साथी को छोटे लाल को साथ में लिया और एक शराब के ठेके से शराब ली और ये दोनों एक दूसरे से परिचित थे पहले से। तो ये तीनों लोग गए वहाँ पे और वहाँ पे इन्होंने शराब पी और उसके बाद हथौड़ा ही साथ में लेके गए थे और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे हथौड़े से 2 बार सिर में वार करके राजवीर की हत्या कर दी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।